Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, मैं आप सबों का अनअकैडमी बीपीएससी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो, वह पथ ही क्या, पथिक कुशलता क्या, जिन पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आज मैं आप सबको एक ऐसे प्रतिभावान शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने बीपीएससी 63वीं में अंतिम रूप से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अपना चयन लिया है। अपने मेहनत से, अपने बलबूते से चयन लिया है। तो मैं अनअकैडमी पर मैं चाहता हूं कि ये हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्रों को अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताएं। साथ साथ बीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स में कैसे की जाती है, उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो आप सब लोग उन शख्स का नाम जानना चाहते हैं। वो हैं हमारे राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी बीपीएससी 63वीं में सफलता प्राप्त किए हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा नेतरहाट से, साइंस कॉलेज पटना से, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है, एमएनआईटी से बीटेक किया हुआ था इलाहाबाद से। तो इनके द्वारा दिए गए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दौरान जो इन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया, वो आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं राम प्रकाश जी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो राम प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफलता पे? साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष निराला जी। मनीष निराला जी से मैं शुरू से परिचित रहा हूँ। मेरे वो स्कूल के सीनियर भी रहे हैं और मैं दिल्ली में साथ में भी था। उनसे समय समय पे मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहता था और खासकर उनसे मैं स्टेट वाला जो पार्ट था, तो मुझे दिक्कत जब भी होती थी तो मैं उनसे कांटेक्ट करता था। उन्होंने इसमें मुझे काफ़ी हेल्प भी किया है। जो पेपर 1 का स्टेट है, तो उनसे मैं हर तरह का जो भी कोऑपरेशन उनसे हो सकता था, दिल्ली में मुझे मिलता रहा, मार्गदर्शन भी मिलता रहा और धन्यवाद राम प्रकाश जी आपको। भी रहे राम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस 1 मिनट तो के लिए मैं मनीष निराला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि आप अनअकैडमी बीपीएससी विंग में जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अनअकैडमी से किस तरीके से लाभान्वित होंगे, वो तो बताना ही है। साथ साथ आपको ये बताना है कि आपको सिविल सेवा की तैयारी के लिए सबसे पहले कब प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने इसको पूर्ण रूप प्रदान किया, जिसके तहत आप आज सक्सेस हो, आप सफल हो। क्योंकि मेरा स्कूलिंग नेत्रहाट विद्यालय से हुआ है, तो नेत्रहाट की जो स्थापना हुई थी वो सिविल सर्विसेज के लिए ही हुई थी। जो जैसा कि मुझे पहले बताया गया था कि नेत्रहाट बिहार से सिविल सर्विसेज में लोगों का चयन बहुत कम होता था, तो नेत्रहाट की स्थापना इसीलिए हुई थी कि वो लड़के वहां से पढ़ करके देश के प्रतिष्ठित सेवा जो है सिविल सर्विसेज, उसमें चयन हो। और मैं नेत्रहाट गया, मुझे सीनियर सबका मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं इवेन इंजीनियरिंग में भी गया था, तो मैंने पेपर का सिलेक्शन उसमें ही किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी जगह फिट होता है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, शुरू से मेरी यही इच्छा थी। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी कारण लिया भी था कि मल्टी डायमेंशनल उसका एप्लीकेशन होगा। और उसके बाद फिर मैं जॉब में भी गया था, लेकिन फिर ये मुझे उतना सुटेबल नहीं लगा प्राइवेट जॉब। अब फिर मैं गया दिल्ली, मनीष निराला जी से ही मिला, वहाँ रहते थे, उनसे अच्छा मेरा मार्गदर्शन हुआ। उसमें आईआईटी दिल्ली के पास आप रहते थे, सीनियर थे हमारे पास जो जी जी जी, तो उसमें कुछ सफल लोग जो थे मेरे सीनियर, उनसे ही मनीष निराला जी ने मिलवाया था और मुझे कोचिंग ये सब जानने में मार्गदर्शन भी किया था। इन्होंने खुद भी अपने कोचिंग में बुलाया था, मुझे मिलवाया था, तो काफ़ी अच्छा रहा था इनका साथ का योगदान दिल्ली में जब भी रहे तो। जी ठीक है। तो अब और मैं प्री की तैयारी जो हाँ, अब आप प्री की तैयारी के बारे में बता रहा हूँ।
हाँ हाँ, अब हमारे छात्रों को एकदम सही जा रहे हैं आप। अब हमारे छात्रों को आप बताएं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एकदम सिलसिलेवार ढंग से, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा देखिए, सफल सफल छात्र जो होते हैं वो तो अपना सफलता बता पाते हैं, लेकिन बच्चे कैसे उसको फॉलो करें और क्या क्या कठिनाई उनको जी सामने आती है, किस तरीके से जी करके उन्होंने अपनी सफलता को एक सुदृढ़ रूप से बनाया और उन्होंने अच्छे से अपना सक्सेस के लिए मेहनत किया। तो बस आप बताइए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, एकदम पहले प्रीलिम्स से, जी। जैसा कि मुझे पता है। प्रीलिम्स हाँ, प्रीलिम्स की 150 तैयारी। नंबर का आता है जी, बोलिए। जी, तो मैं जो आईएएस के लिए तैयारी करता था उन्हीं हाँ सब बुकों को पढ़ा था। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ा था मैंने, एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ी 11th की पुरानी वाली, हाँ, बहुत अच्छी बात। और मेडिएवल के लिए भी मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था पुरानी वाली। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की जो नई बुक है 11th-12th की उसको मैंने पढ़ा, और एटलस मैंने हमेशा रेफर किया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी, और इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है और कुछ नोट्स थे मार्केट से उसको मैंने पढ़ा, बाजीराम के जो नोट्स थे उसको मैंने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा। लाइफ साइंस के लिए मैंने मेडी जी की एक किताब थी, उससे मैंने लाइफ साइंस को किया। और इन सब को करने के बाद मैं लूसेंट का भी रेफरेंस लिया, लूसेंट से भी काफ़ी हेल्पफुल होता है लास्ट समय में रिवीजन के लिए, तो मैंने लूसेंट का भी यूज़ किया। और फिर कुछ जो मैगजीन होते हैं जो मंथली निकलते हैं या ईयरली निकलते हैं उसको मैंने रेफर किया, प्रतियोगिता दर्पण को जैसे रेफर किया, उससे काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। और भी कुछ इस पीडीएफ प्लेटफॉर्म टाइप के जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं ये सब भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो मैंने इन सब बुकों को लिए प्री के लिए रेफर किया था। मेंस के लिए जहाँ तक स्टूडेंट मैं को बताऊं एक तो एक मिनट, राम प्रकाश जी, एक मिनट बस। मेंस प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप एक बार साथ साथ बता दीजिए कि स्टूडेंट को कितने दिनों तक, कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए, या क्या तैयारी का क्या लेवल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए थोड़ा उनको, क्योंकि अभी बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। जी, आप अपने छोटे तो भाइयों उनको जो आने चाहिए वाले कि हैं सर उनके लिए। देखिए दो तरह के लड़के होते हैं, एक होते हैं जो फैक्चुअल फैक्चुअल चीज को रट लेते हैं, बहुत लड़के होते हैं जो रटने में विश्वास नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए उससे कोरिलेशन में भी सुविधा होती है। तो मैं चाहूँगा कि वो एनसीईआरटी बुक जो है बिगिनर, वो 6 से लेकर के 12th तक की पढ़ाई करें, खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबें जो है 6 से 12th तक का रेफर करें। इकोनॉमिक्स का जो है 11-12 का पढ़ने काफ़ी है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो किताबें इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है, आईएएस के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही अच्छी है, उससे इधर उधर पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंस की जो किताब है वो मेडी जी की जो किताब है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए निकालते थे मेडी जी वाले, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है थ्रू आउट वो। और लूसेंट को भी आप रेफर कर सकते हैं, लूसेंट भी बहुत अच्छी है कि बीपीएससी के लिए, जो अंत समय में काफ़ी सहायता करता है, अंत समय में रिवीजन उससे हो जाता है। तो आप बैठ करके नोट जो बनाते हैं उससे अच्छा है कि आप लूसेंट को ही एक समरी के रूप में पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका समय का बचत होगा। और ऑन ऑन एवरेज कम से कम नॉर्मल टाइम में आप 8 घंटे निकालिए, 8 से 10 घंटे। और अगर एग्जाम का टाइम आता है तो 15-20 दिन पहले से आप रिवीजन शुरू कीजिए, और इस चीज़ को अगर जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर 14 to 15 आवर्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो कीजिए इस चीज़ को। और एक अपना टाइम टेबल बताइए, बनाइए अपने अनुसार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, किसी एक को फॉलो करके आप नहीं सक्सेस कर सकते, अपना भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन सक्सेस जो लिए हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, और कम से कम 10 to 12 आवर्स तो ऑन एवरेज एग्जाम के समय तो दीजिए ही, इससे कम में नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और पुराना क्वेश्चन बैंक जो है बीपीएससी में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको जरूर बनाएं। इम्तियाज अहमद की किताब भी हेल्पफुल होती है, उसको भी पढ़ें जी, बीपीएससी के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे आप? ऑप्शनल जिसमें आपको रुचि हो, ये मत जाइए कि किसमें कंटेंट कम है, किसका कोर्स छोटा है, ये
मतलब मेरे ख्याल से सही मार्गदर्शन नहीं है कि कोर्स छोटा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए। हो सकता है कि कोर्स छोटा है तो उसमें क्वेश्चन का डेप्थ ज़्यादा हो, उसमें एनालिसिस ज़्यादा हो। अगर क्वेश्चन ब्रॉड कोर्स ब्रॉड है तो उतने डेप्थ में लोग टीचर पूछते नहीं हैं। तो जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, जो आपको अच्छा लगे, ह्यूमैनिटीज का पेपर अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है पढ़ने में तो वो लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी जो भी है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिंदी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है बिहार में। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी और हिंदी का, अच्छा रिजल्ट चल रहा है। मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने 5 बार इंटरव्यू भी दिया था। फिर उसके बाद इससे पहले 56-64 का भी मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ भी मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा एक ऑप्शनल था, 2 ऑप्शनल था उस समय। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही रखा और काफ़ी अच्छा मतलब ये नंबर फेच किया, अच्छे नंबर आए इसमें, जो मैं कंट्रीब्यूट किया और मैंने कोर्स के अकॉर्डिंग किया। जब आप तैयारी करते हैं तो बीपीएससी का एक कोर्स है जो मार्केट में मिल जाता है, 20-25 रुपये की पतली सी किताब है। वो आप कोर्स को बगल में जरूर रखें और उसको लाइन बाय लाइन देखें कि क्या कोर्स है, क्योंकि कोर्स के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है और आप कोर्स पे फोकस रहें। और उसके बाद कम से कम पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन आया है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर सोल्व नहीं कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देख कर के हाँ हम सोल्व करने में कैपेबल हैं कि नहीं। अगर मैं लिख सकता हूँ तो भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लिखना भी मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल हमको नहीं लगता है। तो अगर आप लेकिन क्वेश्चन जरूर देखें पिछले साल जो आए हुए हैं, तो पढ़ करके आप देखें कि क्वेश्चन में लिख सकता हूँ अगर एग्जाम में आता है। तो इस टाइप से आप तैयारी करेंगे क्वेश्चन को देख देख कर और प्लस कोर्स को कवर कर, तो मेरे ख्याल से है कि मेंस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। साक्षात्कार। ऑप्शनल पे आपको फोकस करना ही होगा। यस। ऑप्शनल आपको फोकस करना होगा। यस। और जीएस का पेपर जो है, जीएस का पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2। तो जीएस 1 में स्टेट मैंने मनीष निराला जी से जो भी मार्गदर्शन जो मुझे मिला था, तो मैंने मनीष निराला जी को ही में जो कुछ उन्होंने दिया था। और उसके बाद जीएस के जो पेपर थे हिस्ट्री का मैंने सृजन से पढ़ा था। वो भी एक मेरे स्कूल के ही सीनियर हैं मनीष जी सृजन के, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया था और उन्होंने ही लिखा है, रजिस्ट्रार है वो। तो उन्होंने सृजन की बुक मुझे दिया था, उनके मेरे रिक्वेस्ट तो उन्होंने इंग्लिश में भी इसको हाँ, पब्लिश मनीष किया, रंजन जी तो काफ़ी हेल्पफुल है जी। अभी झारखंड में तो फोर्थ काफ़ी रैंक हेल्प आईएएस में थे, 4th रैंक आईएएस में थे वो, मनीष रंजन जी। यूपीएससी में 4th जी, रैंक नहीं थे। वो मनीष जी तो दूसरे हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, वो दूसरे मनीष जी हैं और एक यहाँ है रजिस्ट्रार है बिहार में ही, अच्छा मनीष अच्छा। जी हाँ, दूसरे हैं। मनीष जी यस रजिस्ट्रार हैं। ओके। जी, रजिस्ट्रार हैं। तो वो मेरे रिक्वेस्ट भी किए थे और उनसे काफ़ी मुझे मार्गदर्शन भी मिला मनीष जी से। उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने हिंदू पेपर में रेगुलर रेफर करता हूँ। तो इंटरनेशनल न्यूज़ जनरली मुझे वहीं से कंप्लीट रहता था और जो मुझे अच्छा लगता था तो A4 शीट पे मैं लिख लेता था उस चीज़ को, हिंदू में जो कुछ भी आता था। और फिर मैं उसका रिवीजन विजन का जो मंथली निकलता है, तो विजन से भी मैंने किया। जो आईआर का पोर्शन था वो विजन से भी मैं कर लेता था। और संजोग से मेरे साथ ये एडवांटेज रहा कि जो टॉपिक मैं पढ़ के रात में गया, संजोग से करंट अफेयर्स के वो टॉपिक सारे आ गए थे, बहुत तो ही बढ़िया। मैंने 8-10 गेस किया था। जी, तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, तो वो आ गए थे, तो पेपर 1 अच्छे रहा। पेपर 2 के मेरे लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही किया था पॉलिटी के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी बुक है, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे एक फंडामेंटल नॉलेज बनता है। प्लस करंट अफेयर से मैंने उन चीज़ों को ऐड किया था जो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो उन सब चीज़ों को मैंने उसमें ऐड किया था। जो भी और बिहार के सरकार के थ्रू भी जो भी प्रोग्राम चले थे, वो भी मैं इधर-उधर से बिहार इकोनॉमिक सर्वे किया था। उससे जो स्कीम हमको मिले थे वो मैंने A4 साइज़ पेपर पर कुछ लिख लिया था और मैं अपने आंसर में उसको इंक्लूड किया था। और साइंस एयर पोल्यूशन ये है चैप्टर कुछ, उसका मैं अपना नोट्स बना रखा हूँ। और फिर मैं विजन से रेफर किया था, विजन का जो भी था उसमें, और शंकर आईएएस का एनवायरमेंट की जो बुक आती है आईएएस के लिए, उससे मैंने पढ़ा था। तो मेरी तैयारी अच्छी रही थी और मैं आश्वस्त था कि जीएस का पेपर बढ़िया हुआ है, मेरे रिजल्ट आएंगे जी।
तो मीन्स मेरा अच्छा हुआ था, मैं आश्वस्त था। इंटरव्यू के लिए मैं 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और इससे पहले बीपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मेरा इंटरव्यू का जो ओपिनियन है कि आपको अपना बायोडाटा अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, और हो सके तो जब इंटरव्यू का टाइमिंग हो तो सुबह उठ करके और एक बार अपने बायोडाटा को जरूर देखें। बायोडाटा इन द सेंस कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका घर कहाँ है, प्लस आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए। तो इन सब चीज़ों के आसपास के जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड तो एक ओवरव्यू होना चाहिए। और इंटरव्यू उसी टाइप से चलता है, चेन रिएक्शन टाइप से। अगर आप बताते जाएंगे तो उसी से वो क्वेश्चन जनरेट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप उस डायरेक्शन में करते हैं, अपने बायोडाटा को अच्छे से रखते हैं, तो 60-70% आपका इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। 20 से 30% आप रखिए कि क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे। और फिर उस समय का पेपर जरूर पढ़ें। जो इंटरव्यू का टाइम है तो उससे 1 महीने का पेपर जो है बहुत जरूरी होता है। और आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो संयोग से इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस दिन जो इंटरव्यू जिस दिन मेरा था, उस दिन के पेपर से ही एक मेंबर ने काफी क्वेश्चन पूछा। तो संयोग से मैं उस दिन का सुबह का पेपर में पढ़ लिया था जी। तो उस दिन का भी पेपर आप जरूर करके जाएं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का पेपर आप जरूर करके जाएं। पेपर आप डेली पढ़ें। इंटरव्यू के समय आप अपने सब्जेक्ट को कम और पेपर को ज़्यादा पढ़ें। पेपर से जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो भी वहीं से पूछते हैं, पेपर से। प्लस दूसरा कि आपका जो सर्विस प्रेफरेंस है, सर्विस प्रेफरेंस आपके पूछते हैं कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा प्रेफरेंस क्या है। तो पहला प्रेफरेंस जो सर्विस का है उसको आप अच्छे से कर लें कि आप इस सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस को आपको अच्छा करना है। प्लस अगर आपका जॉब है तो जॉब प्रोफाइल से आप तो जरूर करें। जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उससे जो भी क्वेश्चन पूछें आपको बताएं। इससे होता है कि इंटरव्यू और आसान हो जाता है अगर आपके साथ जॉब है, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलाता है अगर आपके पास जॉब है जी। हाँ, बहुत बढ़िया राम प्रकाश जी, आपने बहुत ही एग्जॉस्टिव डिस्कस किया स्टूडेंट के साथ। बस एक सवाल है अभी फिलहाल मेरे मन में कि आपको तैयारी के दौरान क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, किस तरीके के कठिनाइयों से आप गुजरे और फिर उसको एक चुनौती मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और आज आप सफल हो। राम प्रकाश जी रियली ये बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप एक बंद कमरे में तैयारी करते हैं तो कभी आप डिप्रेस्ड होते हैं, उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे लोगों से कम मिले जो आपको डिस्करेज करते हैं, एकदम पहला ये है। ऐसे लोगों से आप बहुत ही कम मिले या ना मिले तो बहुत बढ़िया, जो आपको डिस्करेज करते हैं आपकी लाइफ में, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वैसे लोगों के पास रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं। वैसे फ्रेंड सर्किल बनाएं, और 2-4 फ्रेंड सर्किल ऐसे हों जिनसे आपका रेगुलर डिस्कशन होता हो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि वो अप एंड डाउन होते हैं, साइन वेव चलते हैं लाइफ में, और वो फैमिली ये सब का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बात तो सही है, नहीं तो इसके बिना तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और फैमिली प्रॉब्लम में आप उलझ रहे हैं, तो आपका माइंड अगर स्टेबलाइज ना हो, तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही दुरूह काम है। तो आप अपने मन को शांत रखें, और जो भी अगर आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। नेगेटिव इन द सेंस कि आपको डिस्करेज करते हैं, और अगर आप कुछ जानते नहीं हैं और तब आपको कुछ वो ये करते हैं, तो आप उनसे सीखिए और सीखने की एकदम क्षमता रखिए। अगर भले न आपके स्कूल कॉलेज में हो सकता है आपसे पढ़ने में कमजोर रहे हो, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी उनको इज्जत दीजिए और उनसे अच्छे फीडबैक लीजिए और उनसे पूछिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। तैयारी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और उनसे डिस्कशन कीजिए। और किसी को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए कि वो हमसे कमजोर है, हो सकता है आपसे अच्छा निकल जाए लाइफ में। तो आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और सामने जो भी आता है वो अच्छे से, और माइंड ओपन रखें। माइंड एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग स्टीरियोटाइप से तैयारी करते हैं कि अपना एक कोर्स फिक्स कर लिए और बोले अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये पढ़ना है ये पढ़ना है। वैसे केस में क्या होता है ना कि माइंड आप ओपन नहीं रखते हैं तो बाहर की चीजें आप सुन नहीं पाते हैं। अगर कोई अच्छा चीज बताना भी चाहे तो आप सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसे तैयारी नहीं होगा कि आप स्टूडियो टाइप से एक कोर्स को फिक्स कर लिए और हमको उतना पढ़ना है। कोर्स को पहला लिमिट में तो रखना ही है।
कोर्स को लिमिट में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोर्स इतना लंबा चौड़ा होता है कि आदमी भूला जाता है। अगर मान लीजिए एक आप चैप्टर ले लें पॉवर्टी टाइप, तो आप पढ़ने लगेंगे और कमीशन का रिपोर्ट लेकर के, इतने सारे कमीशन है और एग्जॉस्टिव आप हर कमीशन का, तो उस टाइप से पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। एक समरी आप ले लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, समरी आप कर लीजिए, वो काफ़ी होता है। और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पीएचडी लेवल, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एक समरी लिख करके वहाँ आना है जी। हाँ, अब आपसे एक प्रश्न है कि अभी पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है, ठीक है? तो इसके कारण हमारे देश में, जी। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन स्टडी कितना मतलब हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कुछ पेपर था, जो कॉलेज में अच्छी तरह से मैंने नहीं पढ़ाई किया था, तो मैं ऑनलाइन ही उसको किया और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो अनअकैडमी चूँकि अब काफ़ी ही अच्छा हो गया है और इस पे अच्छे-अच्छे लिंक अवेलेबल हैं, अच्छे-अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे-अच्छे मटेरियल मिलेंगे और रूम में रह कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिसमें आपको दिक्कत है, उस चैप्टर को आप यहाँ पर जाकर के अनअकैडमी के साइट पे जाकर उसको खोजिए और पढ़िए, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन तो आज के समय में बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी चीज़ दिक्कत हो, आप सर्च कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। जी। और अपना कुछ अनुभव, एक ऐसा अनुभव बताइए जिससे कि आपको लग रहा है कि आपका उस अनुभव का यूज करके या उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए छात्र उसको अगर अपने में आत्मसात कर ले तो उनको सफलता पाने में बहुत परेशानी ना हो। कोई ऐसी बातें बताइए हमारे विद्यार्थी को, हमारे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश अलग अलग राज्यों में भी तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आप एक बार कुछ बता सकते हैं हमारे छात्रों के लिए? जी, मैं बता सकता हूँ कि केवल प्री फोकस तैयारी न करें, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना मिलता है, कभी कभी तो बहुत ही कम समय मिलता है, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एग्जाम ले लेती है, 1 महीने के नोटिस पे एग्जाम ले लेती है। तो आप पहले से मेंस की तैयारी करें और ऑप्शनल तो आप पहले ही कर लें, और ए4 साइज शीट ले करके और उस पर लिखें, समरी जो है उस पर लिख लें, क्योंकि लास्ट में वो जो ए4 शीट पे आप लिखेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो आपको रिवीजन में बहुत ही साथ देगा। और लास्ट मोमेंट में भी जिस दिन एग्जाम होगा, अगर आपका समरी बना रहेगा तो आप रात में अच्छी तरह से सो करके एग्जाम चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि पूरी बुक हम रिवीजन करके जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। और आप होता क्या है, फिर उसमें आदमी द्वंद में फंस जाता है, अरे यार कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, मैं कैसे क्या लिखूंगा। तो आप एक समरी जरूर बनाएं, नोट्स अपने से जरूर बनाएं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी आपको। आपने हमारे छात्रों को अच्छा से दिशा निर्देशन किया। हमारे इस संवाद में से बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे जो अनअकैडमी पर हैं और जो ना भी हैं। मैं आपके लिए 1-2 लाइन कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने इतना मेहनत किया, अपने मेहनत से दुनिया को अपने मतलब कदमों के नीचे रख लिया। कहने का मतलब आपने जो मेहनत किया, मेहनत से बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बने हैं और आप आगे भी बने रहेंगे। तो राम प्रकाश जी, आप मेरे छोटे भाई भी हैं, जूनियर भी हैं, स्कूल के हैं। नेतरहाट विद्यालय एक प्रतिष्ठित स्कूल भी रहा है, वहां से आपने साइंस कॉलेज, मतलब कहीं से भी आप हमेशा टॉप लेवल पर गए हैं। साइंस कॉलेज, एमएनआईटी इलाहाबाद, आईआईटी दिल्ली, फिर आज। तो आपको यूपीएससी के लिए भी ऑल द बेस्ट अनअकैडमी टीम दे रही है। अनअकैडमी टीम आपको यूपीएससी, उसमें भी आप सफल होंगे, क्योंकि आप में जो मैंने देखा है, कभी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने 5-5 इंटरव्यू दिए हैं। यूपीएससी के एक इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज में बस इंटरव्यू में क्या समस्या आती है बच्चों को, बस उसके मतलब क्या आपने फील किया है, जिसको वो कमी, क्योंकि जो
अगर किसी चीज में थोड़ा सा, क्योंकि आपके मार्क्स इंटरव्यू में कितने थे, अगर वो मार्क्स नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉर्मल लोगों का होता है वो मार्क्स भी होते तो आज आपके इसमें भी पोजीशन बहुत ऊपर होते। ऐसे भी आप क्लास 1 ऑफिसर हैं ही। जी जी। तो आपको मतलब बस ये बहुत बहुत धन्यवाद